हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो के अंदर मैं हिंदी भाषा के अंदर कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनके किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये कुछ पुराने पेपर से भी लिए गए हैं। इनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं हैं। ये जिसको बोलते हैं एवरग्रीन जीके, यानी सदाबहार जनरल नॉलेज, जो हर एग्ज़ाम में आती है, जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इतिहास या भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये इन सब्जेक्ट से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो रेलवेज का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल या बैंकिंग से रिलेटेड। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा इनके आने के चांसेस हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बावजूद भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स फिर भी स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन जो जनरल नॉलेज है, जो स्टैटिक जीके है, उसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि इसमें जितना ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है। तो इसमें मैं कुछ इस तरह से जीके को जोड़कर एक दूसरे से रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप जल्दी से इसे याद कर सकें और आने वाले एग्जाम में ये वीडियो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं लाभ जरूर पहुंचाएगा। तो ये है चैंपियन ऑफ जीके सीरीज़। मैंने इसको नाम दिया है चैंपियन ऑफ जीके सीरीज़, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपको जीके के चैंपियन बनने में हेल्प करें, क्योंकि जीके एक, आप जानते हैं, कम से कम 1/4 वेटेज हर एग्ज़ाम में इसका ज़रूर होता है। सो ये इसका पहला वीडियो है, और आप वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो को देना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। सो ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड जीके। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा समय निकाल कर उनका जवाब देने की। आप फेसबुक पर कई सारे जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स भी इस पर पा सकते हैं। तो ये है पेज, आपको ये टाइप करना है अपने किसी भी ब्राउज़र में, www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो बहुत पॉपुलर है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, या फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम जैसे होटल मैनेजमेंट या क्लैट, इनके लिए भी पेन ड्राइव उपलब्ध है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग एग्ज़ाम्स या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम, जितने भी साल में लगभग 52 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जिनके लिए ये पेन ड्राइव आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये पेन ड्राइव ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा, 9716523859। इस पेन ड्राइव में 100% सिलेबस कवरेज है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की पेन ड्राइव लेने से पहले उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का सिलेबस है, क्या क्या कवर किया गया है, और जितना भी सिलेबस है सारा वीडियोज़ के रूप में कवर्ड है। वीडियोज़ हमारे जो टीचर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने तैयार किए हैं, और इसमें जो इंग्लिश और जीके वाला पार्ट है वो मैंने खुद तैयार किया है। सो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी पेन ड्राइव से रिलेटेड कोई क्वेरी है। तो ईमेल एड्रेस है gaurav.studyiq@gmail.com। बहुत ही जल्दी हम कुछ और पेन ड्राइव्स भी लॉन्च करेंगे, जैसे नेट का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट, या फिर कई और एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए पेन ड्राइव लॉन्च होगी, जैसे सीडीएस, एसएसबी, एनडीए एट्सेट्रा। तो ये जो वीडियो है ये आपका जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सब में लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें जो जीके है वो एक जनरल नॉलेज है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये है पहला भाग, और मैं इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा वो आपको नोट करनी है। इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध नहीं होगा। इस वीडियो में आपको इस वीडियो के साथ आपको एक बेहतर होगा आप अगर कोई नोटबुक या पेन, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें, जिससे आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आपको लिख पाएं। सो सबसे पहला सवाल है कि 2023 का जो विश्व कप है वो कहाँ पर होगा, किस देश में आयोजित होगा। इसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में वीडियो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा ही आंसर बताऊंगा, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगा जिससे आप इसे याद रख सकें। सो सबसे पहले 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ होगा, उसका वेन्यू कहाँ है। 2023 का वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर, और 2023 से पहले 2019 है उसका वर्ल्ड कप भी होगा क्रिकेट का, और ये होगा इंग्लैंड के अंदर। इसके कुछ मैचेस वेल्स के अंदर भी होंगे, तो इंग्लैंड प्लस वेल्स ज़्यादा बेहतर आंसर है।
2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और वेल्स में होगा, 2023 का इंडिया होस्ट करेगा। और जो ये वेन्यूज़ होते हैं इस पे अक्सर सवाल आते हैं कि वेन्यू किसी भी बड़े टूर्नामेंट का, याद रखिए इसमें जो छोटे टूर्नामेंट हैं उनके वेन्यूज़ आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के याद रखने हैं। जैसे वर्ल्ड कप, जैसे फुटबॉल के वर्ल्ड कप के आपसे पूछ सकते हैं कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स कहाँ होंगे। आप जानते हैं ओलंपिक्स 2016 के तो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में जो अभी चल भी रहे हैं, और 2020 के जो ओलंपिक हैं वो होंगे टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। टोक्यो में इससे पहले भी ओलंपिक खेल हो चुके हैं, 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे। और ऐसे एक या दो ही शहर हैं जहां पे ओलंपिक खेल 2 बार हुए हैं। जैसे जो सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे 1896 में एथेंस में, जो कि ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस जिसको यूनान कहा जाता है हिंदी में, उसकी राजधानी है एथेंस। इसके अंदर सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे। और ओलंपिक खेल जो शुरू किए थे वो एक पर्सन ने किए जिसका नाम था बैरन पियरे डी कॉबर्टन। तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कोई ऐसा शहर बताइए जहां ओलंपिक खेल 2 बार हो चुके हैं। तो आंसर है एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे वो भी हुए थे, और 2004 के ओलंपिक्स भी एथेंस के अंदर हुए थे, ग्रीस की राजधानी में। तो यहाँ 2 बार ओलंपिक्स हो चुके हैं। इसके अलावा जो आने वाले ओलंपिक्स हैं वो होंगे टोक्यो के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉमनवेल्थ खेल है वो कहां पर होंगे, तो ये भी। इसके अलावा एक और सवाल अक्सर पूछते हैं कि जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जिसे फीफा ऑर्गेनाइज करता है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये कहां पर होगा। तो फीफा का जो 2018 का जो वर्ल्ड कप है वो होगा रशिया में, जिसे रूस कहा जाता है हिंदी में, और 2022 का होगा कतर में। कतर जो एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसकी राजधानी है दोहा। एक और खेल हैं जो पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स की जो वेन्यू है, जो कहां पर होंगे, वो भी आपको याद रखने हैं। 2018 में एशियाई खेल होंगे, एशियन गेम्स 2018 में होंगे। तो 2018 में ये होंगे जकार्ता में, वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 के एशियन गेम्स होंगे जकार्ता में, और 2022 के, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे वो होंगे चाइना में, हंगजाऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजिंग में नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है। अब ये इसको बोलते हैं एक टिपिकल एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, क्योंकि ये चांसेस यही हैं कि इसका आंसर कभी बदलेगा नहीं जब तक इसरो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट नहीं करेगा, और जनरली ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक जी के है, ये कभी इसमें परिवर्तन होना संभव नहीं है। सो इसरो बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। भारत में जितने भी अंतरिक्ष में जो हम यात्रा करते हैं, हमारे जो स्पेस शटल जाते हैं, वो इसरो भेजता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो पर सवाल अक्सर आते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अगर इसरो कोई स्पेसिफिक सैटेलाइट भेजता है तो उस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल अब यह है कि इसरो के ऊपर क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल जो इसरो पे पूछ सकते हैं कि इसरो कब बना। इसरो बना 1969 के अंदर, 1969, 1969 के अंदर ये बना। और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। इसरो का चेयरमैन कौन है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। इसरो का जो चेयरमैन है वो है एएस किरण कुमार। नाम याद रखना काफी आसान है इनका, एएस किरण कुमार। और इसरो में दो चीजें पूछ सकते हैं एक और, कि इसरो का जो कमर्शियल जो शाखा है, कमर्शियल, आप जानते हैं इसरो अब इतना पॉपुलर हो चुका है, खासकर पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमने मंगल पे यान पे मिशन किया जो नासा अब तक नहीं कर पाया है। हमने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं बहुत सारे कम कॉस्ट में। नासा जो महंगे सैटेलाइट भेजता है उससे हमने बहुत कम दाम में वो सैटेलाइट बनाए हैं। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, जो और देश हैं, वो अब इसरो से सैटेलाइट खरीद रहे हैं। यानी इसरो एक कमर्शियल उसकी शाखा भी है, उसका नाम है अंतरिक्ष, ANTRIX। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष। ये है इसरो की कमर्शियल शाखा, व्यावसायिक शाखा। इसके अलावा इसरो के 2 सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। एक जहां से हम जो सैटेलाइट वगैरह हैं वो छोड़ते हैं, एक हमारा जो लॉन्च सेंटर जिसे कह सकते हैं आप, वो है सतीश धवन
महान साइंटिस्ट सतीश धवन उनके नाम पर रखा गया है, जिसको बोलते हैं सतीश धवन सेंटर। सतीश धवन जो लॉन्चिंग सेंटर है वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश के अंदर है श्रीहरिकोटा, यहां पर है सतीश धवन सेंटर। और दूसरा एक और पूछ सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसे शॉर्ट में IIRS कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह है देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा 2-3 साइंटिस्ट और हैं जो आपको याद रखने हैं इसरो के बारे में, और फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि इसरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। एक हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। बहुत ही महान साइंटिस्ट, फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, यानी भारत जो अंतरिक्ष में जितने भी स्पेस प्रोग्राम करता है उनके जनक, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ वो स्पेस में ही नहीं, बहुत सारे, इवन जो IIM अहमदाबाद जो बना मशहूर MBA कॉलेज, उसको सेटअप करने में भी उनका काफ़ी अहम भूमिका थी। विक्रम साराभाई के नाम पे एक स्पेस सेंटर भी है जिसको बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये है तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। तिरुवनंतपुरम केरला में क्या है, वहां है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था भारत ने, वो तिरुवनंतपुरम से किया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से किया था, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी विक्रम साराभाई की। एक और मशहूर साइंटिस्ट हैं जो विक्रम साराभाई के साथ भी काम कर चुके हैं, जिनका नाम है होमी भाभा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, होमी भाभा। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा स्पेस में कम और परमाणु बम में ज़्यादा, न्यूक्लियर साइंस में ज़्यादा है। तो इन्हें, होमी भाभा को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। तो अगर स्पेस साइंस या स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, विक्रम साराभाई, और न्यूक्लियर साइंस के फादर कौन है, जनक कौन है भारत में, होमी भाभा। तो ये है पूरा इसरो के बारे में नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल एग्जाम में आता है कि जो चेक होता है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मल जिंदगी में, चेक पेमेंट करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो जो चेक होता है, पहले 6 महीने वैलिडिटी होती थी, लेकिन बाद में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया 3 महीने। तो 3 महीने तक चेक वैलिड रहता है। उसके बाद अगर आप उसे कैश नहीं करवाएंगे, अपने पास रखे रहेंगे, 3 महीने के बाद वो चेक कैश नहीं होगा, तब उसे आप बोल सकते हैं स्टेल चेक, STALE, स्टेल चेक। तो इसको 3 महीने के अंदर अंदर आपको एनकैश कराना होता है। तो वैलिडिटी जो टाइम है चेक का वो होता है 3 मंथ्स। अगला सवाल, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। अब देखिए, ये एक सवाल है इस तरह के, इनमें अक्सर लोग गलती करते हैं, और इसका रीजन क्या है। रीजन ये है, अब जैसे ये सवाल है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें सबसे पहले तो ये वर्ड देखिए, नेशनल। नेशनल का मतलब यहाँ हम भारत से रिलेटेड बोल रहे हैं। देखिए, जब हम कोई दिवस मनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ नेशनल साइंस डे, यानी भारत का साइंस डे। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। हाँ, कुछ दिवस ऐसे हैं जो सेम डे भारत में भी मनाए जाते हैं और पूरे विदेश में भी मनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योगा डे इंडिया में भी 21 जून को होता है, पूरे वर्ल्ड में भी 21 जून को होता है। हालांकि ये जो ओरिजिनल कंसेप्ट है ये इंडिया का है, और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैलिडेट किया, उसे मान्यता दी, इसलिए पूरी दुनिया में हम उसको 21 जून को ही मनाते हैं। लेकिन ऐसा हर दिवस के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। भारत में हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और बहुत महान टीचर थे, उनके नाम पे हम ये मनाते हैं। 1962 से हम मना रहे हैं भारत के अंदर टीचर्स डे 5 सितंबर को। लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 100 देश ऐसे हैं जिनके अंदर टीचर्स डे, जिसको वर्ल्ड टीचर डे बोलते हैं, वो 5 सितंबर को नहीं मनाते, वो मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो ये एक फर्क आ गया। टीचर्स डे भारत के अंदर मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड के 100 से ज्यादा कंट्रीज मनाते हैं टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये देख लीजिए कि क्या पूछ रहे हैं, नेशनल टीचर्स डे पूछ रहे हैं या वर्ल्ड टीचर डे पूछ रहे हैं। वर्ल्ड टीचर डे आंसर है 5 अक्टूबर, नेशनल टीचर डे और टीचर्स डे इन इंडिया आंसर है 5 सितंबर। तो इसमें आपको केयरफुल रहना है थोड़ा सा। और जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है 1994 से, तो बहुत रिसेंट है। तो इंडिया से जो कंसेप्ट है ये इन्होंने लिया है।
और जो नेशनल साइंस डे है ये मनाया जाता है भारत के एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन, सीवी रमन को आप जानते होंगे क्योंकि 1930 में इन्हें फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, और इन्होंने रमन इफेक्ट फाउंड किया था। उसके ये डिस्कवरर थे रमन इफेक्ट, तो उसके लिए इन्हें मिला था सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज। और 1954 में इन्हें मिला था भारत रत्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। और रमन इफेक्ट जब इन्होंने बनाया तो रमन इफेक्ट का जो आविष्कार किया वो इन्होंने 1928 में किया, 1928, 28 फरवरी को किया, 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए हम 28 फरवरी को सीवी रमन को, जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए मनाते हैं नेशनल साइंस डे। तो फरवरी 28, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट इसका आविष्कार किया सीवी रमन ने। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा वातावरण है, हमारा जो वातावरण मंडल है, इसके अंदर नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? हमारी एयर, वायु के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये। मैं इसको साइंस में कह सकता हूँ, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी मैं इस पर कुछ प्रकाश जरूर डालूंगा। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आप उसमें अगर मान लीजिए 100% एयर है तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नो डाउट 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है 21%, लगभग 21%। एकदम एग्जैक्ट वाली वैल्यू आपको याद नहीं रखनी कि 20.99 या 20.93, इतना ज़रूरी नहीं है, आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रख सकते हैं। पहले नंबर पे है नाइट्रोजन 78, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21। तो 78 प्लस 21 हो गया 99। 1% जो बचा उसमें फिर बाकी सारी गैस आ जाती है। तो तीसरे नंबर पे हमारे जो वातावरण है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है आर्गन, ARGON, आर्गन। वैसे ये गैस जो इस तरह की होती है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इन्हें बोलते हैं नोबल गैस। ये रिएक्ट नहीं करती। हीलियम भी एक नोबल गैस है। तो ये सब है नोबल गैस। तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है आर्गॉन, वो है 0.9%। यानी जो 1% बचा उसमें भी 0.9% है आर्गन। अब जितनी भी और गैस हैं वो कितनी कम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा गैस है वो है कार्बन। ये है बहुत ही कम, 0.03%। और जो इसके बाद है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम है। तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पे आर्गन 0.9% और चौथे नंबर पे कार्बन 0.03%। इसके अलावा कुछ और गैस हैं जो बहुत ही कम है, जैसे जीनोन है, मीथेन है, बहुत ही कम। नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस ये है कि जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों के काम आती है। पौधों के काम कैसे आती है? पौधे जो हैं उन्हें विकास के लिए यानी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है, और जो कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी खाना बनाने के लिए पौधों को चाहिए होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि कार्बन इतनी कम है, उसके बावजूद पौधों को कार्बन की कमी नहीं होती। लेकिन नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा है, उसके बाद भी पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तभी तो हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। उनके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन मेनली हम नाइट्रोजन के लिए डालते हैं क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलता। अब आप कहेंगे कि 78% तो नाइट्रोजन है, उसके बाद जो नाइट्रोजन नहीं मिलता, तो हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में जो होता है वो N2 के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। पौधे जो इसे लेते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ज़्यादातर पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आसानी से कर पाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। जैसे जो चने का पौधा होता है, ये पी है, ग्राम है, जो मटर का पौधा है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। लेग्यूम्स इन्हें कहा जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनकी जो जड़ें हैं, उनमें कुछ ऐसे गुच्छे होते हैं जिनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को वातावरण से लेकर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रोथ में मदद करते हैं। आइए, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे? मैंने आपको बताया पहले ओलंपिक खेल एथेंस में हुए थे। एथेंस ग्रीस की राजधानी है और 1896 के अंदर हुए थे। देखिए, ओलंपिक खेल भी कई तरह के होते हैं। एक पैरालंपिक होते हैं जो विकलांगों के लिए होते हैं, विकलांग जिन्हें आजकल दिव्यांग कहा जाता है, या इसलिए हम डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं इंग्लिश में इन्हें, क्योंकि विकलांगता सिर्फ मानसिक होती है। विकलांग कोई भी है तो वो सब काम वही कर सकता है जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो पहले तो एक तो होते हैं समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं,
जो जो चल रहे हैं अभी, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं, वो समर ओलंपिक बोलते हैं उन्हें। एक विंटर ओलंपिक होते हैं, शीत जो ऋतु में खेले जाते हैं, और एक होते हैं पैरालंपिक्स, और कई तरह के ओलंपिक हैं, लेकिन आपको सिर्फ समर ओलंपिक्स याद रखने हैं। विंटर ओलंपिक्स पे जनरली क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादातर समर ओलंपिक्स पे ही आते हैं। एक बात और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास क्या रहा है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, भारत का इतिहास ओलंपिक खेलों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हालांकि अच्छे हैं, विश्व स्तर के हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ओलंपिक खेलों में वो पदक नहीं ला पाते। और ओलंपिक खेलों में हमने जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं वो हॉकी में जीते हैं आज तक। हॉकी में इनफैक्ट 5 बार लगातार ओलंपिक खेलों में हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीते हैं। हॉकी में जो हमने आखिरी मेडल जीता था वो 1980 में जीता था। 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक खेल हुए थे, मॉस्को रशिया की राजधानी है, रूस की। उस वक्त ये यूएसएसआर का हिस्सा था, सोवियत बोलते थे इसे, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आते थे जिनको सोवियत बोलते थे। तो 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में हमने आखिरी हॉकी के अंदर मेडल जीता था। तो 36 साल हो चुके हैं, हम हॉकी में बहुत ज़्यादा भूखे हैं, और अब इसलिए बहुत ज़्यादा एक डेस्परेट है हम हॉकी में मेडल जीतने के लिए। जो पहला अगर पूछें कि गोल्ड मेडल किसने जीता इंडिविजुअल, मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉकी एक टीम का गेम है, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अकेले खेले जाने वाले गेम्स में। तो पहला हमने जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, वो जीता अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने ये जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। तो आप देख सकते हैं कि ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे 1896 में, और हमने पहला अपना जो गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअल वो जीता 2008 में। यानी कि हमें कितने लगभग 112 साल बाद एक मेडल मिला ओलंपिक खेलों में, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। तो ओलंपिक्स में मैं भारत का क्विकली आपको इतिहास बता देता हूं, इंडिविजुअल बता देता हूं। हॉकी में इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इंडिविजुअली जरूर आएंगे। तो 1952 में जो ओलंपिक्स हुए थे, इनमें भारत के एक खिलाड़ी थे, रेसलर थे, जिनका नाम था के डी जाधव। के.डी. जाधव, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में। इसके बाद अगले 44 सालों तक हम एक भी मेडल ओलंपिक्स में नहीं जीत पाए इंडिविजुअली। 1996 में, 44 सालों के बाद 1996 में हमने टेनिस के अंदर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि लिएंडर पेस अपना 7वां ओलंपिक खेल रहे हैं अभी रियो के अंदर। डबल्स के अंदर रोहन बोपन्ना के साथ इन्होंने टीम बनाई है। तो लिएंडर पेस अपना 7वां ओलंपिक खेल रहे हैं, 7 ओलंपिक खेल चुके हैं, लेजेंडरी टेनिस प्लेयर है। लिएंडर पेस ने जीता ब्रॉन्ज मेडल 1996 ओलंपिक्स में। 1996 के जो ओलंपिक थे ये हुए थे अमेरिका के अंदर, अटलांटा में, इनको अटलांटा ओलंपिक्स बोलते हैं। उसके बाद 2000 के अंदर 4 साल बाद सिडनी के अंदर हमने एक ही मेडल जीता, वो भी ब्रॉन्ज। ये जीता हमारी महिला भारतोलन वेटलिफ्टिंग के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी। इसके 4 साल बाद फिर 2004 में हमने फिर से एक ही मेडल जीता। ये जीता जो आजकल पॉलिटिशियन है, बीजेपी के एमपी हैं, इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। इन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल, राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसके बाद 2008 के जो ओलंपिक हुए उनमें हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहे, क्योंकि हमने 3 मेडल जीते। एक गोल्ड मेडल था जिसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता शूटिंग में। विजेंदर सिंह जो आजकल धूम मचा रहे हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं, 7 अपने प्रोफेशनल मैच एक साथ जीत चुके हैं। विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 के ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक में, चाइना के अंदर हुए थे। और 2008 में ही सुशील कुमार ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल अगेन 2008 में रेसलिंग के अंदर। तो ये सब आपको याद रखना है। और इसके अलावा 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए वो भी उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे ये हुए थे इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, लंदन ओलंपिक्स। इसके अंदर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने 6 मेडल जीते। गोल्ड मेडल हमें नहीं मिला, लेकिन सिल्वर मिले 2 और 4 मिले ब्रॉन्ज। तो 2 सिल्वर मेडल जीते। सबसे पहले विजय कुमार, इन्होंने शूटिंग के अंदर, विजय कुमार ने। दूसरा सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज लिया रेसलिंग में, उन्होंने 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया। इसके अलावा साइना नेहवाल जो मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, मणिपुर से आती हैं मैरी कॉम, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये हमारा बैड लक है इंडिया का कि मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, लेकिन पहली बार जो फीमेल बॉक्सिंग है
वो 2012 के अंदर इंक्लूड किया गया था ओलंपिक्स के अंदर, इसलिए मैरी कॉम पहले उसे गोल्ड वगैरह नहीं जीत पाई, वरना हमारे गोल्ड कुछ ना कुछ जरूर पक्के थे, क्योंकि मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। 2012 में हालांकि उनकी अब एज हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा मशहूर शूटर गगन नारंग, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, और योगेश्वर दत्त, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये थे 4। योगेश्वर दत्त ने शूटिंग में जीता और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग के अंदर। तो ये हमारे 6 मेडल आए जो 2012 में, और अब 2016 चल रहा है। तो इस बार देखना होगा हम कितने मेडल ला पाते हैं। कुछ ऐसे जरूर खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार, जैसे जीतू राय है शूटिंग में, या फिर बबीता कुमारी आर्चरी में। तो कुछ खिलाड़ी तो ज़रूर ऐसे हैं जिनसे हम शॉर्ट मेडल की उम्मीदें कर रहे हैं। तो ये है हमारा ओलंपिक्स के अंदर जो जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। अगला सवाल, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इन्होंने ये आसान सवाल है, 1989 में इन्होंने ये खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच था, टेस्ट मैच था। तो ये आपको याद रखना है, 1989 पाकिस्तान, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला जो मैच खेला था वो ये खेला था। तो जब गावस्कर रिटायर हुए थे, एक सवाल ये भी आ सकता है कि गावस्कर जो थे, इससे पहले जो सबसे महान बल्लेबाज थे, गावस्कर ने वैसे तो टेस्ट मैचेस में वो बहुत ही महान बल्लेबाज थे, उस वक्त वनडे मैचेस उतने लोकप्रिय नहीं थे। वनडे मैचेस के अंदर गावस्कर ने एक ही सेंचुरी बनाई है। टेस्ट मैचेस में बहुत सारे शतक बनाए हैं, लेकिन वनडे के अंदर एक ही सेंचुरी बनाई है। तो कई बार ये भी आता है कि गावस्कर की जो एकमात्र वनडे सेंचुरी है वो किस टीम के खिलाफ है? वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, न्यूजीलैंड। तो ये 2 सवाल आपको याद रखने हैं क्रिकेट में, और जो जो सवाल और आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अगला सवाल, शिमला एग्रीमेंट किस साल साइन हुआ? शिमला एग्रीमेंट क्या है? देखिए, 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। 1971 में इमरजेंसी भी लगी थी, इसलिए जब भी कोई वॉर वगैरह होता है दूसरे देश से, या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह, कई सारे प्रोविजन है आर्टिकल 352 में, हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। 1971 में इमरजेंसी लगी थी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था युद्ध में। और तो 1971 में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद हमने ये कोशिश की, दोनों देशों की तरफ से प्रयास हुआ कि अब थोड़ी शांति हमें बरकरार रखनी है। इसके लिए पीस एग्रीमेंट, शांति के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ ये 1972 के अंदर हुआ, और शिमला एग्रीमेंट ये साइन किया इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान की तरफ से साइन किया जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने। जुल्फ़िकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच ये साइन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। शिमला एग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हम जो दोनों देश हैं अब हम शांति का प्रयास करेंगे, और 2 जुलाई को ये साइन हुआ था। तो बस इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारी एक और वॉर हुई थी, 65 की वॉर हुई थी। 62 में हमारी चाइना से वॉर हुई थी। फिर पाकिस्तान के साथ हमारा कारगिल में भी युद्ध हुआ था। जो हमारी मेजर जो फाइट लास्ट हुई थी वो कारगिल के अंदर ही हुई थी। उसके बाद से अब तक कोई बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा कोई फाइट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ASCII, इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई रिपीट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर की जो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया या मैक, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यूनिक्स और डॉस वगैरह जो हैं ये सिस्टम यूज़ करते हैं इसको ASCII को अपने टेक्स्ट फाइलों के लिए। आजकल जो लेटेस्ट हम इतना यूज़ नहीं करते हैं ASCII को, आजकल हम यूनिबिक और कई सारे और तरह के कोड हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन एसेंशियली कंप्यूटर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शनि ग्रह को बोलते हैं सैटर्न इंग्लिश में, शनि ग्रह के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है? शनि ग्रह के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है? ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है ये। 2 गैस हैं मेनली जो पाई जाती हैं। वैसे तो कई सारी गैस हैं सैटर्न के ऊपर, लेकिन 2 गैस मुख्य हैं। इनमें हाइड्रोजन है, लगभग 94% शनि ग्रह हाइड्रोजन का बना है, 94%। और हीलियम जो नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करती है, तो 6% लगभग हीलियम का बना है। और कुछ और हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, मेनली 94% हाइड्रोजन और 6% हीलियम। अमोनिया, मीथेन वगैरह ये बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो मेनली आपको याद रखना है हाइड्रोजन और हीलियम।
एक सवाल और आ सकता है, सूरज के ऊपर कौन सी गैस है? देखिए, जो सूरज जल रहा है, आपको ये समझना है सूरज जल क्यों रहा है। सूरज जो हमें ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, प्रकाश देता है, वो सूरज के ऊपर कहाँ से आता है? सूरज के अंदर दो गैस है मेनली, एक है अगेन हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। तो जो गैस सैटर्न के ऊपर है वही सूरज के ऊपर है। फर्क उनकी क्वांटिटी में है। सूरज के ऊपर हीलियम थोड़ा ज़्यादा है, 70% लगभग है हाइड्रोजन और लगभग 28% है हीलियम। और सूरज के अंदर होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वो जल रही है। हाइड्रोजन गैस जो जल रही है, जल के वो बनाती है हीलियम। तो कॉमन शब्दों में हम जलना बोलते हैं, वैसे ही एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, इसे हिंदी में बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, नाभिकीय संलयन। तो बेसिकली होता क्या है, जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करती है आपस में और बनाती है हीलियम। तो इनका जो आपस में संलयन हो जाता है, यानी फ्यूज, आपस में जुड़ जाती हैं हाइड्रोजन और बनाती हैं हीलियम, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन से, ये एनर्जी हम तक पहुंचती है, धरती तक। सो 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, सूरज के ऊपर ये रिएक्शन चल रहा है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज के ऊपर मेनली यही दो गैस हैं, कुछ गैस और भी हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। अगला सवाल, जो लोहा होता है, आयरन, आयरन को हम कोटिंग कर देते हैं जिंक के साथ, इससे उस पर जंग नहीं लगता, इसको क्या बोलते हैं? तो ये सवाल अक्सर आता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। देखिए, जंग लगता है लोहे पे, लोहे में जो जंग लगता है वो दो चीज़ों से लगता है, एक हवा और एक पानी, इन दो के बिना जंग नहीं लग सकता। तो जब हम लोहे को कोट कर देते हैं एक दूसरी धातु से जो थोड़ी कम रिएक्टिव है, जो मॉइस्चर वगैरह से उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी, और करेगी तो फिर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेगी जो प्रोटेक्ट करेगा आयरन को। और ये क्योंकि जिंक ऑक्साइड है, ये इनर्ट होती है, इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, इसकी जो अभिक्रियाशीलता है यानी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी कम है, इसीलिए ये लोहे को बचा लेती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो बहुत आसान सवाल है, इनफैक्ट ये पूरा एक अपने आप में टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर, इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, और शॉर्ट में बोलते हैं डीबीएमएस। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए किसे मिला था? ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, मशहूर लिटरेचरिस्ट और वेरी वेरी लेजेंडरी, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। अगर आपसे पूछें कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला नोबेल प्राइज़, तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इन्हें मिला था 1913 में, सबसे पहले इन्हें मिला था। और कुछ मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो एक तो ये होता है कि लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए किसे मिला? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर पूछते हैं कि पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो 1930 में मिला था सीवी रमन को। जैसा मैंने बताया, नेशनल साइंस डे जब मैंने बताया था, तो 1930 में फिजिक्स के लिए मिला था सीवी रमन को, इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। इसके बाद मदर टेरेसा को मिला था 1979 के अंदर, मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए, पीस के लिए, सोशल वेलफेयर। और जो 1998 में मिला अमर्त्य सेन जो मशहूर अर्थशास्त्री हैं, बीच में नालंदा यूनिवर्सिटी के जो हेड भी बनाए गए थे, जो उसको रिवाइव करने के लिए जो कमेटी बनी थी, अमर्त्य सेन। 2014 लेटेस्ट, ये कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, इन्होंने करीबन 40 से 50 हज़ार बच्चों को बाल मजदूरी, ट्रैफिकिंग से बचाया है। बहुत बड़ा योगदान इनका मानवता के लिए, पीस के लिए इन्हें मिला है। तो नोबेल प्राइज़ पीस, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। तो ये हैं 5 इंडियंस जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है अलग अलग चीज़ों के लिए, लिटरेचर, फिजिक्स, पीस, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। अब कुछ और इंडियंस भी हैं। इंडियंस मतलब ये भारत में पैदा हुए लेकिन फिर ये विदेशी नागरिक थे। जिस वक्त इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला उस वक्त ये भारतीय नहीं थे, तो इनको भी मिला है। जैसे 1968 में मिला हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर हरगोविंद खुराना, इन्हें मेडिसिन के लिए दिया गया। 1983 में मिला एस चंद्रशेखर को, इन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया। जिस वक्त इन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला उस वक्त ये भारत के नागरिक नहीं थे। इन्हें बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन,
मैं रिपीट करता हूं, 2009 में मिला वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए। तो ये हैं कुछ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा कुछ और ऐसे व्यक्ति हैं जो अगेन भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत से कुछ ना कुछ उनका रिश्ता है, तो उन पे भी सवाल आ सकता है ऐसे नोबेल लॉरिएट्स कौन है। और मैं बताता हूं आपको क्या क्या सवाल आ सकते हैं। जैसे एक सवाल आएगा कि एक मशहूर लेखक 1902 1902 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस को मिला था ये, इन्होंने वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मलेरिया के ऊपर, मलेरिया फीमेल एनोफ्लीस के ऊपर। मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफ्लीस के काटने से होता है, पैरासाइट। और इस पे जो रिसर्च था वो था रोनाल्ड रॉस का, जिसे इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज मेडिसिन फिजियोलॉजी के लिए 1902 में। ये वैसे तो भारत के नहीं हैं, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था, अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर एक हिल स्टेशन है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही एक थे रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग जो जंगल बुक के लिए फेमस है, रुडियार्ड किपलिंग। जंगल बुक की जो प्रेरणा है इन्हें मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क से मिली, पंच नेशनल पार्क। पंच नेशनल पार्क, हालांकि और भी नेशनल पार्क हैं जिनमें ये गए, लेकिन पंच नेशनल पार्क जो थी वो उसको क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है। हालांकि कुछ लोग कान्हा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कई और नेशनल पार्क में भी इन्हें प्रेरणा मिली, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है वो पंच भी बोलती है। तो पंच, आप अगर ऑप्शन में पंच है तो आप पंच नेशनल पार्क मार्क करेंगे। रुडियार्ड किपलिंग, रुडियार्ड किपलिंग को लिटरेचर के लिए मिला, साहित्य के लिए 1907 में, 1907 में। इनका जन्म बंबई के अंदर हुआ था। हालांकि इनका भारत से बस यही रिश्ता है कि भारत में कुछ वक्त रुके, कुछ वक्त ठहरे। इसके अलावा एक मशहूर लेखक हैं लिटरेचर के लिए, इन्हें मिला वी.एस. नायपॉल। बहुत सारी इनकी किताबें, आपने किताब जरूर पढ़ी होगी इनकी, हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, तो वो इन्होंने लिखी है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल ना तो भारत में पैदा हुए ना ये भारत में रहे, लेकिन भारत से इनका रिश्ता है क्योंकि ये भारतीय बेसिकली हैं। इनके जो पूर्वज हैं वो भारत के थे। तो वी.एस. नायपॉल को साहित्य के लिए मिला नोबेल प्राइज 2001 के अंदर। और इनका जन्म वैसे वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुआ था, त्रिनिदाद टोबैगो के अंदर हुआ था, लेकिन इनका भी भारत से कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। तो ये सब कुछ हैं ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे। दलाई लामा को भी, दलाई लामा 1989 में मिला था शांति के लिए पीस प्राइज दलाई लामा को। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा तिब्बत में जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है क्लर्जी की उसे बोलते हैं। तो उस पर जो भी बैठता है वो दलाई लामा हो जाता है। तो अभी जो दलाई लामा है जिनको आप टीवी पे देखते हैं, आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं, ये भारत में रहते हैं। चाइना का जो कब्जा है वो तिब्बत के ऊपर, तो वहाँ से एग्जाइल के अंदर है, इंडिया में रहते हैं। तो ये इनका भी इंडिया से रिश्ता है, हालांकि ये तिब्बत के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो नोबेल प्राइज से रिलेटेड आ सकते हैं। अगला सवाल कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में कितनी हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। जब हमारा संविधान बना उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यानी फंडामेंटल राइट तो थे लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ये भी पूछ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी हमने कौन से कंट्री से ली। देखिए हमारे जो संविधान है उसमें हमने दूसरे कंट्री से काफ़ी चीज़ें बोरो की हैं, काफ़ी चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ की जो अच्छी थी वो हमने ले ली। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी हमने ली यूएसएसआर से। यूएसएसआर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली उस वक्त ये यूएसएसआर सोवियत संघ था। इसमें बहुत सारे देश थे जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब कंट्री थे, इनको मिला के बोलते थे यूएसएसआर। 1991 में ये टूट गया और सब देश अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। रशिया अलग हो गया, एस्टोनिया अलग कंट्री बन गया। यूएसएसआर कब टूटा? 1991 में। तो फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य का हमने कंसेप्ट कौन से देश से लिया? यूएसएसआर। एक बात और, जब हमने संविधान लिखा तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, याद रखिए। फंडामेंटल ड्यूटी हमने संविधान के अंदर डाली 42nd अमेंडमेंट में, यानी 42वें संशोधन में, जो 1976 के अंदर हुआ था। 42वां संशोधन इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी बोलते हैं। तो 42वें संशोधन के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की हमारे संविधान के अंदर। रशिया से हम, या यूएसएसआर कहना ज़्यादा अच्छा होगा, यूएसएसआर से हमने एक तो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट लिया और दूसरा लिया 5 ईयर प्लान का, पंचवर्षीय योजनाओं का। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट भी हमने लिया यूएसएसआर से। एक बात और, जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये पहले 10 थी, बाद में हमने 11 कर दी।
ये भी आपको याद रखना है। पहले 10 थी, फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी, 2002 के अंदर हमने इनको 11 कर दिया और इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो वो था 86th अमेंडमेंट, 86वां संशोधन था जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटी का नंबर बढ़ा के 10 से 11 कर दिया। 86th अमेंडमेंट 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और, एक क्वेश्चन और आता है फंडामेंटल ड्यूटीज पे कि फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, तो 11। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ लिखी हैं, कहाँ पे इंक्लूड की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये है पार्ट 4A के अंदर। मैं रिपीट करता हूं, पार्ट 4A के अंदर लिखी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटी। एक बात याद रखिए, अगर आप ऑप्शन में ये 4A, ए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ए नहीं लगाएंगे, अगर आप कहेंगे ये लिखी गई है पार्ट 4 में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 4 के अंदर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें बोलते हैं डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में, और पार्ट 4A के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो फंडामेंटल राइट हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो है पार्ट 3 में, पार्ट 3। तो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। एक बात और, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कौन से देश से लिया, ये भी अक्सर आता है। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने लिया अमेरिका से। और फंडामेंटल राइट जो पहले 7 थे, फिर हमने 6 कर दिए, यानी फंडामेंटल ड्यूटी हमने बढ़ा दी 1 से, 10 से 11 कर दी, लेकिन फंडामेंटल राइट हमने 1 कम कर दिया। 7 थे पहले, और जब संविधान लिखा गया था ये तब से ही थे। 7 से हमने कम करके 6 कर दिए। और जो फंडामेंटल राइट हैं ये हमने कब किए, 7 से 6, ये हमने किए 44th अमेंडमेंट, 44वें संशोधन में, जो कि हुआ 1978 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1978 के अंदर हुआ 44वां संशोधन, उसमें हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट था पहले, ये हमने हटा दिया 44th अमेंडमेंट 1978 में। और आप जानते हैं जब भी हमें संविधान संशोधन करना होता है तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। तो ये सब कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे बोलते हैं? फादर, आई रिपीट, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे बोला जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। याद रखिए, इसमें एक गलती कॉमन ये करते हैं लोग, कई बार क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है ऑल इंडिया सर्विसेज, ये है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑल इंडिया सर्विसेज है वल्लभ भाई पटेल। ये जो लॉर्ड हैं, या गवर्नर जनरल हों, चाहे वाइस रॉय रहे हों, चाहे इनके जो इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखने हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, जैसे कई बार पूछते हैं कि बंगाल का विभाजन किसने किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया लॉर्ड कर्जन ने। कई बार ये पूछते हैं कि जो सती प्रथा थी वो ख़त्म किसने की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इंग्लिश कौन लेके आया भारत में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। ये जो जितने भी लॉर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, ये सब आपको याद रखने हैं, इन्होंने किसने क्या काम किया, और इस पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन आप जानते हैं, मशहूर टेररिस्ट सरगना, लिंच पिन जिसे कहते हैं, रिंग लीडर, अलकायदा ग्रुप का चीफ थे एक वक्त। और जो अमेरिका पे जो हमला हुआ था 9/11, ऐसा अमेरिका कहता है कि ओसामा बिन लादेन ने करवाया, अलकायदा ने करवाया, इसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ली। और काफ़ी समय से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ओसामा बिन लादेन को मार गिराए, लेकिन ये छुपता फिर रहा था। तो फिर पाकिस्तान में फाइनली इनकी एक मिशन के अंदर इसको मार गिराया। उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। वो मिशन जिसमें ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, उसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। और ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे पकड़ा गया? तो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद के अंदर छुपा हुआ था। अबोटाबाद नाम की एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। तो इस मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्टार। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस सर्विस, उसका नाम है आईएसआई। आईएसआई आपने अक्सर सुना होगा, आईएसआई। आईएसआई का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद। आईएसआई, आईएसआई की फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और पाकिस्तान ने, आप जानते हैं, कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने अधीन कर रखा है, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसको बोलता है आज़ाद कश्मीर। भारत में इसको कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर,
पाकिस्तान के अंदर इसे कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल मूवमेंट भारत में किसने स्टार्ट किया? होम रूल मूवमेंट तो ये स्टार्ट किया था अन्नी बसंत ने। अन्नी बेसेंट जो थी ये लंदन की थी, यूके की थी, और ये बहुत फेमस है क्योंकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसमें भी बहुत बड़ा इनका रोल था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बाहर फाइंड की थी स्कॉट एंड मैडम ब्लावट्स्की ने। फिर इंडिया में जो मेन जो इनकी प्रोटैगनिस्ट थी वो थी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम ये था कि भारत को जो अपना कल्चर है उस पर उसको रिवाइव करने में इसका रोल था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो एनी बेसेंट में बस आपको इतना याद रखना है, होम रूल मूवमेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट, छेनाब झेलम कौन सी रिवर की, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरी हैं? देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो नदी के अंदर जो पानी लेके आती है उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, यानी नदी का पानी बढ़ाती है ये। लेकिन नदी का पानी जो ले जाती है नदी से निकाल के, यानी नदी का पानी कम करती है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो ट्रिब्यूटरी है छेनाब और झेलम, ये है इंडस, सिंधु नदी। पाकिस्तान की नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान की निकलती तो तिब्बत से है, वैसे कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, फिर ये भारत आती है, भारत में से होके ये फिर पाकिस्तान जाती है। हमने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन की हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता भी हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी की कई इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे ब्यास, सतलुज, रावी, छेनाब और झेलम। 5 ये मेन है, इसलिए ये पांचों की पांचों पंजाब जाती हैं, इसलिए उसे पंजाब बोलते हैं। पंच मतलब 5 नदियों का राज्य है यानी पंजाब। तो पांचों नदियां आपको याद रखनी है, रावी, ब्यास, सतलुज, छेनाब और झेलम। झेलम के किनारे श्रीनगर है, छेनाब सबसे बड़ी है इनमें। ब्यास जो नदी है वो पंजाब जाती है, ब्यास जहाँ पे मशहूर राधा स्वामी आश्रम भी है पंजाब में, अमृतसर के अंदर। और सतलुज हो गई, सतलुज नदी भी तिब्बत से निकलती है, और रावी नदी। तो ये हैं 5 नदियाँ। तो जितनी भी नदियाँ हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं आपको याद रखनी है। कई बार कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी नदियों की पूछ सकते हैं। तो चाहे वो साउथ इंडिया की यानी पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ हों, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, या मिडल इंडिया की नदियाँ हों जो ईस्टर्न फ्लोइंग हो, ईस्टर्न फ्लोइंग या वेस्टर्न फ्लोइंग नदियाँ हों, जैसे नर्मदा, तापी, सतलुज, नर्मदा, तापी, और लूनी एक नदी है जो वेस्टर्न फ्लोइंग है अगेन। लूनी के अलावा माही एक नदी है जो वेस्टर्न फ्लोइंग है। तो ये कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, वेस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है, ईस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है, और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो रिवर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल वुमेन्स कमीशन के अंदर जो मेल मेंबर है, ओनली मेल मेंबर, वो कौन है? ये पहले मेल मेंबर है जो नेशनल वुमेन्स कमीशन के अंदर है। तो ये भी एक तरह से स्टैटिक है क्योंकि ये पहले हैं, पहले जो होंगे तो वो तो पहले ही रहेंगे। तो इनका नाम है आलोक रावत। तो ये बस आपको ये याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेशनल वुमेन्स कमीशन में ओनली मेल मेंबर, जो फर्स्ट मेल मेंबर हुए, वो हैं आलोक रावत। कुछ साइंस से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिमूव कौन करता है? देखिए हमारा यानी कि जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण कौन करता है, उसको छानता कौन है? किडनी करती है। और आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, जैसे किडनी के अंदर एक जगह होती है जिसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो अक्सर ये सवाल आता है कि बोमेन कैप्सूल कहाँ पर होता है? बोमेन कैप्सूल किडनी के अंदर होता है। और किडनी जो ब्लड को छानती है, फिल्टर करती है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इसकी जो एक स्पीड होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे कहा जाता है। तो किडनी का कोई भी रेट अगर रोग हो जाए तो उसमें GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अफेक्ट होती है। बोमेन्स कैप्सूल है किडनी का एक स्थान। किडनी के कई पार्ट होते हैं, मेडुला, और इस तरह कई सारे स्थान है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। किडनी हमारा जो ब्लड है उसमें जो जहरीली चीज़ें होती हैं, पॉइजनस चीज़ें, उसको पहले हमारी बॉडी अमोनिया में बनाती है। अमोनिया, लेकिन ध्यान से सुनिए अब जो मैं समझा रहा हूँ, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो हार्मफुल, जो ब्लड शुद्ध होता है तो सबसे पहले बनता है अमोनिया। अब लेकिन अमोनिया जो है ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर। और ये कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? इसे किडनी नहीं करती, इसे करता है लिवर। ध्यान से याद रखिए ये सब चीज़। हमारी बॉडी में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? लिवर। और इसीलिए हम जो यूरिन करते हैं, तो यूरिन हमारी यूरिया होती है, मेनली यूरिया होती है।
ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अमोनिया भी यूरिनेट करते हैं, जैसे जो छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े ये सब अमोनिया बॉडी से निकालते हैं, लेकिन हम यूरिया निकालते हैं। इसी तरह जो पक्षी होते हैं वो निकालते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, अब कई बार हमारी बॉडी में भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम बनता है, अमोनिया भी कम बनता है, मेनली यूरिया बनता है। लेकिन कई बार हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, और वो हमारे जो घुटने हैं या जो हमारे जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के जो जॉइंट हैं, जोड़ हैं, उनमें जाके जमा हो जाता है। इस वजह से उनमें दर्द होता है। इसे गुट या गाउट बोलते हैं, गाउट का दर्द। ये इसे आर्थराइटिस कई लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये आर्थराइटिस नहीं है, ये गाउट है। गाउट का दर्द होता है। और किडनी के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। किडनी में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किडनी के पार्ट्स वगैरह, उतना हम डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम मेनली जीके पे फोकस करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि जो मिट्टी है, सॉइल की स्टडी से क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है, ये कब लॉन्च हुई थी? ये अच्छा सवाल है। आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी। रशिया की मदद से हमने ये की थी। इनफैक्ट रशिया ने ही लॉन्च किया था। रशिया और भारत की जो मैत्री है बहुत पुरानी है। 1975 में हमने ये लॉन्च की थी, 19 अप्रैल को की थी। यूएसएसआर, उस वक्त तो आप जानते हैं इसे यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत संघ, तो वहाँ पे ये लॉन्च हुई थी। आर्यभट्ट बहुत ही महान एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ज़ीरो का आविष्कार भी किया था, शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। ऐसा हमारी माइथोलॉजी, हमारे जो वेद हैं, इनमें मेंशन है ये सब चीज़ें। आर्यभट्ट गुप्ता पीरियड के दौरान थे। गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत सारे मशहूर लोग थे। आर्यभट्ट थे, वराहमिहिरा थे, कालिदास थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे गुप्ता पीरियड के वक्त। आर्यभट्ट के नाम पे ही हमने इस सैटेलाइट का नाम रखा आर्यभट्ट। अगला सवाल, जो बारिश होती है, बारिश की एक बहुत बढ़िया खुशबू आती है जब बारिश होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आज आज तक कोई भी ऐसा परफ्यूम नहीं बना पाया है जो बारिश की जो स्मेल है उसे कैप्चर कर ले। इसके कई रीज़न होते हैं। कई रीज़न में एक तो ये है कि जो सॉइल है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरह की खुशबू बनाते हैं। अलग अलग रीज़न है, अलग अलग थ्योरीज हैं स्मेल कहाँ से आती है। और इस स्मेल को कहा जाता है पेट्रिकोर या पेट्रीचोर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पेट्रिकोर, पेट्रीचोर, ये एक ग्रीक वर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। यूनानी शब्द है ये पेट्रिकोर। जो बारिश से होने वाली खुशबू है उसे बोलते हैं पेट्रिकोर। वैसे कुछ ऐसे भारत में जगह हैं जो परफ्यूम के लिए बहुत फेमस हैं। दिल्ली में है बहुत सारी जगह जहाँ परफ्यूम बनता है, दिल्ली हाट है। अलग अलग जगह है जहाँ भारत में परफ्यूम के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, इवन कश्मीर में भी एक जगह फेमस है। उत्तर प्रदेश में है कन्नौज वगैरह, यहाँ पे भी परफ्यूम काफ़ी होता है। तो परफ्यूम की जो हमारे जो ट्रेडिशनल परफ्यूम है उस वो भारत में आज, हालांकि ये लुप्त होते जा रहे हैं आजकल, बहुत मॉडर्न परफ्यूम आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो धरोहर हैं वो परफ्यूम है। और पेट्रिकोर जैसा एक परफ्यूम कन्नौज में बनता है, यूपी में और भी जगह पे बनता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पेट्रिकोर इज द आंसर। टेस्ट मैचेस में सबसे तेज शतक, फास्टेस्ट सेंचुरी टेस्ट मैचेस में किसने बनाई? तो ये ब्रेंडन मैकुलम है, इन्होंने बनाई हुई है। न्यूजीलैंड के कप्तान थे, हमारे आईपीएल में भी खेलते थे, कोलकाता नाइट राइडर वगैरह में। फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का श्रेय जाता है टेस्ट मैचेस में ब्रेंडन मैकुलम। तो ये कुछ आपको याद रखनी है चीज़ें कि जैसे फास्टेस्ट सेंचुरी वनडे में किसने बनाई, टेस्ट में किसने बनाई। वनडे के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाई? AB डिविलियर। मैं आपको ये बॉल्स बता देता हूँ। ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट मैचेस में वो सेंचुरी बनाई सिर्फ 54 बॉल्स के अंदर। और वनडे मैचेस में सबसे तेज शतक किसने बनाया हुआ है? साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स ने। AB डिविलियर ने सिर्फ 31 बॉल्स में बनाया हुआ है। तो इन्हें शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल्स में बनाई थी। T20 में सबसे फास्टेस्ट किसने बनाई हुई है? T20 में बनाई हुई है आरोन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है आरोन फिंच, 47 बॉल्स के अंदर। तो ये तो हुए वनडे, टेस्ट और इसमें फास्टेस्ट सेंचुरी। अगर आपसे पूछें दोहरा शतक, डबल सेंचुरी फास्टेस्ट, तो T20 में तो मुझे लगता नहीं किसी ने बनाई है। टेस्ट मैचेस में बनाई है न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल, अब नहीं खेलते, अब रिटायर हो चुके हैं। ओपनिंग बैट्समैन थे बहुत ही धुआंधार, नाथन एस्टल, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी। और वनडे मैच में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई हुई है क्रिस गेल ने, सिर्फ 138 गेंदों में, क्रिस गेल ने। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे आ सकते हैं। दिल्ली जो है इसे कैपिटल कब बनाया था भारत की? तो इसे बनाया था 1931 में। एक्चुअली जो बिल्कुल फाइनल हुआ था वो 1931 में हुआ था। पहले कई प्रपोजल गए थे, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है वो 1931। दिल्ली से पहले आप जानते हैं भारत की राजधानी क्या थी? कैलकाटा।
कैलकाटा थी भारत की राजधानी, फिर 1931 में दिल्ली फाइनल हो गई थी। अगला क्वेश्चन, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इसरो है, अमेरिका की नासा है। नासा को बहुत बड़े बड़े श्रेय जाते हैं, बहुत सारे मिशन जो नासा ने पूरे किए हैं, तो ये आपको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, बैलून में कौन सी हवा भरी जाती है? बैलून में हीलियम भरते हैं। हल्की गैस भरनी होती है, जिससे अगर आप कोई ऐसी भारी गैस भर देंगे तो बैलून ऊपर नहीं जाएगा। बैलून ऊपर जाए इसके लिए ऐसी गैस भरनी है जो हवा से भी हल्की है, तभी बैलून ऊपर जाएगा। तो हवा से हल्की जो गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, और हाइड्रोजन है वो हीलियम से भी हल्की है। फिर आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते? हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते क्योंकि हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। हीलियम जो है ये नोबल गैस है, तो ये आग नहीं पकड़ती है, रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए हम हीलियम भरते हैं बैलून्स के अंदर। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो ये आर्टिकल 352 है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 ही बार लगी है आज तक। एक तो लगी है 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। भारत और चीन के बीच युद्ध, ये युद्ध हम हार गए थे। 1971 में एक इमरजेंसी लगी थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसे कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब इमरजेंसी लगी थी। और एक इमरजेंसी लगी थी जो भारत के डेमोक्रेसी पे एक काला चिन्ह है, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, जो संविधान में, इसमें कोई क्लियर कट नहीं है कि जैसे वर्ड जो मेंशन किए हुए हैं वो इस तरह के हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या फॉरेन अटैक। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस क्लॉज एक्टिवेट करके लगा दी थी 1975 में। जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त, और जो उस वक्त राष्ट्रपति होते थे वो बिल्कुल ऐसे होते थे जो प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री काफ़ी डोमिनेट करता था उन्हें। तो 1975 में लगी थी इमरजेंसी, 1977 तक चली थी। इसके खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन हुए और फिर चुनाव हुए थे, जनता पार्टी ने जो जीते थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। लेकिन जयप्रकाश नारायण उस वक्त बीमार हो गए थे, उनकी किडनी फेल हो गई थी, वो एडमिट थे, तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तो आपको बस ये याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगी है। आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है भारत में, अभी अरुणाचल में लगी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन वगैरह लग सकता है। आर्टिकल 356। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक लगी नहीं है, लेकिन आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 360। तो इसको याद रखने का तरीका है, 4 का डिफरेंस है। नेशनल 352, 4 जोड़ दीजिए 356, 4 जोड़ दीजिए 360। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंस इमरजेंसी 360। पूना पैक्ट कौन से ईयर में साइन हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? बहुत लंबी कहानी है वैसे तो। पूना पैक्ट ये था कि अंग्रेज क्या करते थे, हमें बांटते थे आपस में, धर्म के बेस पे, मजहब के बेस पे, जात पात के बेस पे, तो इससे रूल करना आसान हो जाता था। तो इन्होंने जो धर्म थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, अलग अलग इसमें रिफॉर्म्स आए। उसके बाद मुस्लिम्स के लिए अलग इस इलेक्टोरेट, हिंदूज़ के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, ऐसे फिर उन्होंने स्टार्ट किया। जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए भारत में, जो बी आर अम्बेडकर ने कंसेप्ट दिया था। लेकिन जो जो नीची सोसाइटी हैं या जिन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हम आज बोलते हैं, उनके लिए तो, लेकिन जो ऐसे ही जाति या जो समाज में जिनका जो दर्जा है वो उतना नहीं है उस वक्त, उनके लिए बी आर अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था इससे हमारा समाज विभाजित हो जाएगा। तो वो जो यारावाड़ा जो प्रिजन है उसमें वो उपवास में बैठ गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे इसके खिलाफ। फिर अंबेडकर ने इन्हें मनाया, इनका अनशन तोड़वाया, और इसमें और भी बहुत सारे लीडर थे, उनका रोल था, मदन मोहन मालवीय जी थे। और तो फाइनली गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा, और उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये था पूना पैक्ट, और 24 सितंबर 1932 को ये साइन हुआ था। तो 1932 इस दौरान अगर आपको याद हो तो कई नहीं, 3 गोल मेज परिषद भी हुए, जिन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। गोल मेज परिषद पहला, दूसरा और तीसरा। तो कई बार ये पूछते हैं गोल मेज परिषद वगैरह में क्या हुआ था। इसमें आपसे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने कौन सा गोल मेज परिषद अटेंड किया था। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, उनमें गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाला अटेंड किया था, फर्स्ट और थर्ड अटेंड नहीं किए थे।
डायनासोर धरती पे जो थे वो कौन से इरा, कौन से एज के अंदर थे? तो हमारा जो ये टाइम पीरियड, हम इसे बहुत सारे इरा और एजिस वगैरह में बांटते हैं, जिन्हें इपॉक्स ऑफ टाइम बोलते हैं या एजिस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मीजोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स ही बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए एज ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल बोलते हैं उनको जो रेंगते, रेंगने वाले जीव, जैसे छिपकली है, गिरगिट है, अजगर है, ये सब रेप्टाइल हैं। तो रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जीवों को। तो मीजोजोइक इरा जो है इसमें डायनासोर थे धरती के ऊपर, या एज ऑफ रेप्टाइल भी से बोलते हैं। वैसे मीजोजोइक इरा, अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं, मीजोजोइक इरा के भी कई पार्ट थे, जैसे जुरासिक, ट्राइएसिक, क्रिटेशियस। तो आपने एक मूवी सुनी होगी जुरासिक पार्क, स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है, बहुत मशहूर डायनासोर की, जुरासिक पार्क। इसको जुरासिक पार्क नाम क्यों रखा है? क्योंकि मीजोजोइक इरा के अंदर भी एक एज थी जिसको बोलते थे जुरासिक, इसलिए इसे बोलते हैं जुरासिक पार्क। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, ये आसान है। एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तभी एटम न्यूट्रल होता है। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और एटम न्यूट्रल होता है। तो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव जितने प्रोटॉन है उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके रखते हैं, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। तो इनका, अगर आप मुझसे पूछें कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको एटॉमिक नंबर बोलें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोल सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम लूज और गेन कर सकता है, प्रोटॉन का नंबर कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, मेन जो है उनके याद रखने, जैसे कार्बन का 6 है, ये पूछते हैं बहुत, नाइट्रोजन का 7 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुरू के जो है उनको आपको पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, CNO हो गया, फिर यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये शुरू के जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। फिर 9 फ्लोरीन और 10 नियॉन, तो 10 तक एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9 हो गया फ्लोरीन, यस, फ्लोरीन का हो गया 9, और फ्लोरीन के बाद हो गया नियॉन, नियॉन का हो गया 10। तो ये शुरू के हैं एटॉमिक नंबर जो आपको याद रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी फाइंड की थी, कौन सी पार्टी का शुरू की थी? तो इस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आई रिपीट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ये पार्टी स्टार्ट की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। चोला वंश, चोला वंश के आखिरी राजा कौन थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है वैसे। राजेंद्र चोला तृतीय, राजेंद्र चोला तृतीय। चोल वंश, चालुक्य वंश, ये सब साउथ इंडिया के वंश थे, पेनिनसुलर इंडिया के थे। चोलाज, चालुक्याज, पांडवाज, पल्लवाज, तो इन पे अक्सर सवाल आते हैं। चोल वंश जो था, ये आपको याद रखना है कि चोल वंश का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या क्या था। चोल वंश की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे जो चोल वंश है, ये शुरू किसने किया? चोल वंश के फाउंडर कौन है? तो इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे पहला राजा कौन था, आखिरी राजा कौन था। चोल वंश का जो राजा जिसने शुरू किया था, जो फाउंडर था, वो था विजयल्ले। विजयल्ले ने स्टार्ट किया था चोल वंश। और चोल वंश और भी साउथ इंडियन थे, जैसे पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास। चोल वंश के जो मेन चीज़ें पूछते हैं, वो पूछते हैं कि जो शिव, जो नटराज है, शिव जो डांस होता है लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव का, नटराज जिसे कहा जाता है, नटराज जो है वो चोल वंश का है। इसके अलावा एक मशहूर शिव मंदिर है जिसे बोलते हैं थंजावुर का शिव मंदिर, थंजावुर, ये भी चोल वंश का है। बृहदेश्वर मंदिर, वो भी चोल वंश का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है। थंजावुर मंदिर, शिव मंदिर, वो है चोल वंश का। तो ये है चोल वंश का की आर्ट एंड कल्चर की देन। इंडिया के अकेले गवर्नर जनरल भारतीय कौन हुए हैं? तो ये हुए C राजगोपालाचारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल बोलते थे, गवर्नर जनरल, देखिए इसमें कुछ मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको जो जो आते हैं। सबसे पहले ये पूछेंगे आपसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अगर भारत का पूछते हैं तो आंसर अलग हो जाएगा, अगर बंगाल का पूछते हैं तो आंसर अलग हो जाएगा। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनाया था वो बंगाल का बनाया था, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, WARREN, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और सबसे पहले गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का बनाया था। बंगाल बहुत बड़ा होता था उस वक्त, बहुत बड़ा था। ब्रिटिश इंडिया, बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो पहले गवर्नर जनरल भारत के नहीं, बंगाल के थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे पूछें पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि 1833 के अंदर आई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे फिर पूरे भारत का गवर्नर बना दिया, और वो उस वक्त बंगाल के गवर्नर कौन थे, विलियम बेंटिक। तो उन्हें पूरे भारत का बना दिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, विलियम बेंटिक। बंगाल के कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स। आई होप ये फर्क आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है आखिरी कौन थे। आखिरी गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो ही खत्म कर दी थी। 1857 की जंग हुई। 1857 की जंग के बाद 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, उसके अंदर गवर्नर जनरल की बजाय हमने स्टार्ट कर दिया लिखना वाइस रॉय। उसकी पोस्ट को हमने वाइस रॉय में तब्दील कर दिया। वाइस रॉय हम कहने लगे तो 1858 से पहले आप किसी को भी वाइस रॉय नहीं बोलेंगे। वाइस रॉय की जो पोजीशन थी ये क्रिएट हुई 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो पहले वाइस रॉय भारत के कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, CANNING, लॉर्ड कैनिंग। और आखिरी कौन थे, आखिरी अगर आपसे पूछें कि कौन थे आखिरी गवर्नर जनरल जब आज़ादी भारत को हुई उस वक्त कौन थे, तो आंसर है उस वक्त आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाइस रॉय थे जब भारत आज़ाद हुआ। और अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे। एक ही हुए, सी राजगोपालचारी। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन हटे तो फिर भारतीय को बनाया गया, तो वो थे सी राजगोपालचारी। ये अकेले इंडियन हैं जो गवर्नर जनरल थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के वक्त, पहले वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के थे, लेकिन वो पहले इंडिया के कौन थे, विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक वही है जो अंग्रेजी लेके आए थे और सती प्रथा जिन्होंने खत्म की थी। और लॉर्ड कैनिंग ये पहले वाइस रॉय थे। तो आई होप ये आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। फिर सवाल यह है कि 1903 में नोबेल प्राइज इन्होंने जीता फिजिक्स के लिए, और 1911 में जीता नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए, यानी 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। कौन है ये है मैरी क्यूरी। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। मैरी क्यूरी कौन थी, मैरी क्यूरी ने क्या क्या किया। देखिए ये अकेली नहीं थी जिन्होंने नोबेल प्राइज 2 बार जीता है, पहली बात तो ये। 1903 में इन्होंने जब नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी, क्योंकि इन्होंने इनके हस्बैंड ने भी जीता था साथ साथ, जिनका नाम था पियर क्यूरी। पियर क्यूरी, जो मैडम मारी क्यूरी थी ये पोलैंड देश की थी, वार्सो जो पोलैंड की राजधानी है उसमें इनका जन्म हुआ था, पोलैंड की राजधानी वार्सो में। तो मैरी क्यूरी थी पोलैंड की, और इन्होंने आविष्कार किया रेडियम का, रेडियम और दूसरा पोलोनियम। 2 तत्व हैं जिनका इन्होंने आविष्कार किया, रेडियम और पोलोनियम। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं, यानी रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं इनसे। रेडियम से भी निकलती हैं रेडियोधर्मी किरणें, और पोलोनियम से भी निकलती हैं। तो पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी। और इनके साथ एक तीसरे व्यक्ति भी थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके साथ एक तीसरे व्यक्ति भी थे जिन्होंने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीता 1903 में। उनका नाम था हेनरी बकैरल। अगर आपको याद हो, हेनरी बकैरल वही हैं जिन्होंने रेडियोधर्मी किरणों का आविष्कार किया, यानी रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया, हेनरी बकैरल ने। तो ये आपको याद रखना है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। एक्सरे का आविष्कार के लिए विलियम रॉन्जन ने, लेकिन रेडियोधर्मी किरणों का आविष्कार किया हेनरी बकैरल ने। और रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किसने किया, मैरी क्यूरी ने। इस इनफैक्ट ये पोलैंड की थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम पोलोनियम रख दिया, पोलैंड के नाम पे, रेडियम और पोलोनियम। मैडम मारी क्यूरी को 1911 में भी नोबेल प्राइज मिला, पर उन्हें उस वक्त केमिस्ट्री के लिए मिला। और भी बहुत लोग हैं जिन्हें कई बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, जैसे लिनस पॉलिंग एक मशहूर हैं। लिनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, ये इंपॉर्टेंट है। लिनस पॉलिंग, इन्हें 2 बार मिला। 1954 में मिला केमिस्ट्री के लिए, और 1962 में मिला शांति के लिए, पीस के लिए। इसके अलावा कुछ कम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में मुझे नहीं लगता ज़्यादा आएंगे, जैसे जॉन बार्डरिन को मिला 1956 में फिजिक्स के लिए, 1972 में फिर से फिजिक्स के लिए, या फ्रेडरिक सेंगर हैं जिन्हें केमिस्ट्री के लिए 1958 और 80 में मिला। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है वो जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को दिया जाता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। जैसे अभी 2-3 साल पहले जो पीस क्वार्टलेट है टूनिशिया की, उसे मिला था शांति के लिए। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। जैसे रेड क्रॉस को 3 बार मिल चुका है पीस के लिए, 1917, 1944 और 1963। या जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी है UNHCR, उसे मिल चुका है 1954 और 1981। तो इसमें बस आपको 2 ही याद रखने हैं, एक तो मैडम मैरी क्यूरी और दूसरा लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को मिला 1954 में केमिस्ट्री के लिए और 1962 में पीस के लिए।
केसरी, केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर है, ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, दो तरह के फ्रीडम फाइटर थे हमारे, दोनों दो दो अप्रोच थी बेसिकली, दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक तो थे नरमपंथी नेता यानी मॉडरेट्स थे, और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय थे, लाल बाल थे बाल गंगाधर तिलक, और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। ये थे लाल, बाल और पाल। और लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने उनको पंजाब केसरी बोलते थे, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा गौतम बुद्ध। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिया था, पहला उपदेश कहाँ पर दिया? गौतम बुद्ध की भी बहुत लंबी कहानी है वैसे तो। गौतम बुद्ध से रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने एनलाइटनमेंट, इन्हें जिसे मोक्ष या अलग अलग नाम है, एनलाइटनमेंट इन्हें मिल गया था। गौतम बुद्ध के ऊपर एक सवाल तो यह आएगा कि गौतम बुद्ध के जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उन पे सवाल आते हैं कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ। जैसे चौथा कश्मीर में हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके अलावा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, कपिलवस्तु के पास नेपाल में। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ के ये सत्य की खोज के लिए निकल पड़े, यानी सीकर ऑफ द ट्रुथ जिसे कहते हैं। तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने घर छोड़ा सत्य की खोज में, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसको एक घोड़े से हम दर्शाते हैं, हॉर्स, हॉर्स इसका सिंबल है। इन्होंने अपना पहला जो सरमन दिया सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ पे? सारनाथ यूपी में। और फिर इनको जब मोक्ष मिल गया या एनलाइटनमेंट मिल गया, तब इन्हें सत्य की खोज इन्होंने कर ली। उसके बाद इन्होंने जब अपना पहला सरमन दिया, उपदेश दिया, पहली अपनी स्पीच दी अपने फॉलोअर्स को, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये आपको याद रखना है। और जो बुद्धिस्ट हैं वो जहाँ पूजा करते हैं उसे बोलते हैं पगोड़ा। तो बुद्धिज्म आपको डिटेल में पढ़ना है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन पे काफ़ी सवाल आते हैं हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, पहला जानवर कौन था जो अंतरिक्ष में गया? देखिए, पहले हमने वैसे कई सारे जानवर भेजे हैं। पहले हम छोटे जीव भेजते थे, जो पर प्रॉपर एनिमल हमने जो सबसे पहला भेजा था वो भेजा था एक बंदर। लेकिन वो बंदर पहुंच नहीं पाया था वहाँ तक। उसको बंदर जो था एक हमने भेजा था, तो वो बंदर रीसस मंकी, वो आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है जो एक्चुअल में पहुंचा अंतरिक्ष में पहला, वो जो पहला पहुंचा वो था लाइका। ये एक डॉग था लाइका, इसे रशियन से भेजा था, इस डॉग को लाइका ने। लेकिन ये पहुंच तो गया था, लेकिन मुर्दा पहुंचा था, मृत, क्योंकि ये जाते वक्त जो स्पेस शटल थी उसी में ही ये मर गया था ये डॉग। तो फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस, लेकिन फिर भी ये स्पेस में पहुंच गया था, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। तो आंसर है लाइका। गुप्ता डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी वैसे श्री गुप्ता के पोते थे, तो श्री गुप्ता को वैसे फाउंडर बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में श्री गुप्ता हो तो आप श्री गुप्ता मार्क करेंगे, वरना चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त वन मौर्य एम्पायर वाले चंद्रगुप्त नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त वन है। चंद्रगुप्त वन के बाद आए समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और गुप्ता डायनेस्टी को जो बोलते हैं, गुप्ता डायनेस्टी, इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं भारत का, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त द्वितीय भी आए, कई सारे गुप्ता डायनेस्टी में बड़े बड़े रूलर्स आए। तो इनमें नवरत्न भी थे। राजा विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में थे नवरत्न। और बहुत कुछ मशहूर लोग बता देता हूँ इनके, जो आपको याद रखने हैं। गुप्ता के टाइम में जो आए थे कालिदास, जिन्होंने, जो संस्कृत के मशहूर लेखक थे, जिन्होंने मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, कई सारी किताबें लिखी हैं। आर्यभट्ट थे, जिनके नाम पे मैंने बताया, हमने सैटेलाइट भेजा था। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, शून्य का आविष्कार जिन्होंने किया। धन्वंतरी, जिन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ऋषि वात्सायन थे, जिन्होंने कामसूत्र किताब लिखी है। वराहमी हीरा थे, कई लोग कहते हैं इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत भी दिए थे। ये भी एक मैथमेटिशियन थे और स्पेस एस्ट्रोनॉमी में भी रुचि रखते थे। विष्णु शर्मा थे, पंडित विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं, जो अक्सर आपने जानवरों की कहानियाँ पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ। तो इतने बड़े बड़े लोग थे इस समय। ये सब आपको याद रखना है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। इनमें से ज़्यादातर राजा विक्रमादित्य के दरबारी थे। तो अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी किसने फाइंड की थी? स्वराज पार्टी 2 लोगों ने मिलके फाइंड की थी। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं।
एक तो थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चितरंजन दास, CR दास। तो दो लोग थे स्वराज पार्टी फाइंड करने वाले, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। कई सारी पार्टियां जो पूछते हैं एग्जाम में, गदर पार्टी पूछते हैं, गदर पार्टी किसने बनाई? गदर पार्टी जो भारतीय मूल के लोग बाहर रह रहे हैं उन्होंने बनाई थी, लाला हरदयाल, ये सब लोग थे। इसमें दो लोग थे, एक का नाम था शायद ऐसे था, सोहना शायद उनका नाम था, और एक थे लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो ये सब हिस्ट्री में आपको याद रखना है। हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर मिडेवल हिस्ट्री से कम आएंगे, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से आएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे आ सकते हैं, उसके बाद जो सल्तनत पीरियड था उससे आ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट जो है प्रकाश एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है बिजली की स्पीड। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर 10 ट्रिलियन किलोमीटर। 10 ट्रिलियन किलोमीटर है, ये आप याद कर लीजिए। और एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं इसे, 1 लाइट ईयर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है लाइट, 1 लाइट ईयर। और एक और यूनिट होती है जिसे बोलते हैं पारसेक। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। वो ईयर देख के आप कंफ्यूज मत होना। पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर, इसको बोलते हैं। अगर आप 3.26 प्रकाश वर्ष को जोड़ दें तो वो बन जाएगा पारसेक। रेडिश जो है, रेडिश बोलते हैं मूली को। तो मूली जो है वो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो आप खाते हैं? तो वो जड़ है, जड़, एडिबल रूट। देखिए पौधों के अलग अलग हिस्से आप खाते हैं, याद रखिए। जैसे आप कई पौधों की जड़ें खाते हैं, कई पौधों के तने खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आलू खा रहे हैं, आप पोटैटो, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हार्डकोर बायोलॉजी, बॉटनी का क्वेश्चन है ये। अगर आप पोटैटो खा रहे हैं तो आप पौधे का तना खा रहे हैं, यानी स्टेम खा रहे हैं, याद रखिए। अगर आप गन्ना खा रहे हैं, शुगर केन, तो आप स्टेम खा रहे हैं, पौधे का तना खा रहे हैं। अगर आप गाजर खा रहे हैं, कैरेट, या मूली खा रहे हैं, रेडिश, या फिर आप लेट्स से टर्निप खा रहे हैं जिसे शलगम कहते हैं, या बीट रूट को बोलते हैं चुकंदर। ये सब हैं रूट यानी जड़ें, आप जड़ खा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए स्पिनच खाते हैं, स्पिनच जिसे हिंदी में पालक बोलते हैं, या फिर आप कैबेज खा रहे हैं, बंद गोभी, कैबेज, तो आप पौधों की पत्तियां खा रहे हैं यानी लीव्स खा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए पी खा रहे हैं, मटर, या मटर खा रहे हैं आप पी, तो आप पौधे का बीज खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं। इसी तरह कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई फल है तो उसका कौन सा हिस्सा खा रहे हैं। तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला है लीची। अगर आप लीची खा रहे हैं तो आप एरिल खा रहे हैं, ARIL, एरिल। अगर आप मैंगो, आम खा रहे हैं तो आम का कौन सा हिस्सा आप खाते हैं? तो वो आप खाते हैं मीजोकार्प। क्लियर? इसी तरह अगर आपसे पूछें एप्पल आप खा रहे हैं तो आप कौन सा हिस्सा खाते हैं? आप खाते हैं फ्लैशी थैलेमस, एप्पल का फ्लैशी थैलेमस। इसी तरह से कोकोनट का पूछ सकते हैं, नारियल का कौन सा हिस्सा आप खाते हैं? आप खाते हैं स्टोनी एंडोस्पर्म, ENDOSPERM, एंडोस्पर्म। एप्पल का थैलेमस, मैंगो का मीजोकार्प, कोकोनट का फ्लैशी एंडोस्पर्म, स्टोनी एंडोस्पर्म, एप्पल का फ्लैशी थैलेमस, लीची का एरिल, मटर है पौधे का हिस्सा सीड, और लीव्स में है स्पिनच और कैबेज, रूट में है कैरेट, टर्निप, रेडिश और बीट रूट, और शुगर और केन और पोटैटो हैं स्टेम। सो ये था पहला भाग जनरल नॉलेज का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अगर नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमारे चैनल को प्रोत्साहन मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोज़ लाने के लिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं क्या अच्छा नहीं लगा और कैसे हम इंप्रूव करें। मैं कोशिश करूँगा इंप्रूव करने की। ये बेसिकली मेरा एक प्रयास ये था कि जो मुझे लगा कि जनरल नॉलेज बढ़ाने का जो तरीका है कि चीज़ों को हम आपस में रिलेट करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम चीज़ों को फॉर एग्जांपल अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे, तो टोक्यो में होंगे। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान। जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? येन। और जापान की फेमस कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप जानते हैं जापान की फेमस कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे हिटाची कंपनी है, तोशिबा है, ये बिजली की जो कंपनियाँ हैं, गाड़ियों की कंपनियाँ हैं, टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, ये सब जापान की कंपनियाँ हैं। तो जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो याद रखना आसान हो जाता है, जीके याद करना आसान हो जाता है। इसी तरह से आपको पढ़ना है, इसी तरह से याद करना है। धीरे धीरे आपको याद चीज़ें होती जाएंगी जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे। सो ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसे पार्ट बनाऊं बाकी तो कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनसे पहले आप तक लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।